प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय 1 के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 11 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखें। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको चुनकर लिखना है। सबसे पहला दिया हुआ है, अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं। अणु के आयनों में विभक्त होना, जैसे हम कोई अणु ले ले NaCl और इसको जब गर्म करें यानी पिघलाए या इसका जलीय विलयन बनाए तो यहाँ से हमको कौन कौन से आयन मिलेंगे। यहाँ से हमको मिलेगा Na+ और Cl-। तो ये जो अणु है, ये अणु कहाँ है, तो अणु आयनों में विभक्त हो गया है। इस क्रिया को कहते हैं आयनीकरण। अणु के आयनों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयनीकरण। दूसरा है ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर। अब ताप बढ़ाते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है। जैसे ये है, इसको मैंने कहा कि पिघलाते हैं, पिघलाएंगे मतलब इसका ताप बढ़ाएंगे तो आयन जल्दी जल्दी बनेंगे। तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। ये इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला है Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया संतुलित ऑलरेडी दी हुई है। इस अभिक्रिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से Fe हटा है और Fe हटकर Fe की जगह ली है Al ने। मतलब Al ने क्या कर दिया है, Fe को विस्थापित कर दिया। हटाने का मतलब है विस्थापित कर दिया है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो इसका ये आंसर होगा से विस्थापन अभिक्रिया। अगला है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने पर क्या होता है। लोह चूर्ण मतलब लोहा, जिसको कहते हैं Fe। इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl या हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl डालते हैं तो क्या होता है। तो आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी का नाम सुना होगा, सक्रियता श्रेणी। ये आयरन जो है वो हाइड्रोजन गैस के ऊपर होता है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है। और जो धातु ये हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो अम्ल से क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ से हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो Fe है ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा FeCl3 या फिर FeCl2 भी बन सकता है। दोनों बन सकते हैं, या तो FeCl2 बन सकता है या FeCl3 बन सकता है। तो हमने FeCl2 लिख लिया, इसका नाम है आयरन क्लोराइड, ठीक है। और FeCl3 का भी नाम आयरन क्लोराइड दे सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 है तो इसको फेरस क्लोराइड कहते हैं, और 3 अगर लिखता मैं तो इसको फेरिक क्लोराइड कहते हैं। तो मैंने FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड बना दिया। इस अभिक्रिया को संतुलित करना है तो Fe यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। ये देखो क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। ये जो 2 हम लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 2 है ये 2 इन दोनों के लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। तो ये अभिक्रिया हो गई। तो हमेशा एक बात क्या ध्यान रखेंगे कि सक्रियता श्रेणी जो होती है उसमें, या विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको कहते हैं, उसमें जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो हमेशा अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो देती ही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो मिलेगी और साथ में आयरन क्लोराइड भी बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है अगला, प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब जो ज़्यादा आयनित होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, जो जल्दी से आयनित हो जाता है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है NaCl, और NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसका ये ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जिसको कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्षारक वे पदार्थ होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, जिसको बेस कहते हैं। अब यहाँ पहला लिखा है स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल करते हैं। नीले लिटमस को लाल करते ये भी अम्ल होते हैं। उसके बाद धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये देखो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस कौन दे रहा है, अम्ल दे रहा है। तो ये भी अम्ल के बारे में हो गया। तो बचा क्या, अम्ल को उदासीन करते हैं। तो जो क्षारक होते हैं वो अम्ल को उदासीन करते हैं। जैसे मैंने लिया क्षारक NaOH, ये एक क्षारक है और इसके साथ क्रिया करता हूँ मैं अम्ल की HCl की।
तो यहाँ पे अभिक्रिया होती है, यहाँ का OH यहाँ के H के साथ क्रिया करके H2O बनाता है और Na जो है वो Cl के साथ क्रिया करता है और बनाता है NaCl। तो ये जो NaCl है ये लवण है और ये जल है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जब भी क्षारक जो होता है, ये क्षारक जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब यहाँ पे क्षारक ने क्या कर दिया, अम्ल को उदासीन कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है, तो अम्ल को उदासीन करते हैं क्षारक। अगला है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब पहले हम ये देख लेते कौन सा कथन सत्य है, तो असत्य वाला अपने आप पकड़ में आ जाएगा। जैसे ये PbO है, PbO से आप देखो Pb को, इसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, PbO में से ऑक्सीजन कम हो रहा है तब जाके ये बना है, और ऑक्सीजन कम हो रहा है मतलब यहाँ हो रहा है अपचयन, ऑक्सीजन की कमी हो रही है मतलब अपचयन हो रहा है यहाँ। और यहाँ पर देखोगे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब इसका हो रहा है उपचयन। अब इसका अपचयन हो रहा है PbO का, मतलब PbO हो रहा है अपचयित, PbO अपचयित हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है तो ये अपचयित हो रहा है। और कार्बन जो है इसका उपचयन हो रहा है मतलब ये उपचयित हो रहा है। तो सीधे शब्दों में आप क्या समझ गए कि PbO जो है वो अपचयित हो रहा है, PbO Na लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये कथन सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये कथन सही है। मतलब ये दोनों कथन जो है वो सही नहीं है। हमको पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो पहला और दूसरा कथन इसका असत्य है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों में पहला है, ताप दाब या रिक्त स्थान में परिवर्तन करके साम्य को बढ़ाया जा सकता है। साम्य मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ चलती है। तो साम्य को बढ़ाने के लिए ताप दाब और सांद्रण में परिवर्तन करते हैं। बड़ी क्लास में जाओगे तो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। ली शातिलिये का नियम आपको पढ़ने को मिलेगा कक्षा 11वीं में। तो वह ताप दाब और सांद्रण की बात होती है। तो ताप दाब लिखा है, सांद्रण आएगा रिक्त स्थान। दूसरा है, किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता या उदासीनता, अम्लता, क्षारकता या उदासीनता, इसको दर्शाने के लिए आती है pH स्केल। pH स्केल का उपयोग किया जाता है। pH स्केल क्या होती है, इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं और बीचों बीच में होता है 7। 7 है मतलब उदासीन प्रकृति को दर्शाता है, pH मान 7 होना। 7 से कम है तो अम्लीयता को दर्शाता है या अम्लीयता को दर्शाता है। अम्लता लिखा है यहाँ तो अम्लता लिख दिया मैंने। और क्षारकता दर्शाता है 7 से ऊपर और 7 है तो उदासीन। मतलब pH स्केल क्या करती है, किसी विलयन की, कोई विलयन है उसकी अम्लता, क्षारकता या उदासीनता को दर्शाती है। उसके बाद लोहे में जंग लगना, रिक्त स्थान अभिक्रिया। तो लोहे में एकदम से जंग नहीं लगता, लोहे में जंग लगता है धीरे धीरे या मंद गति से लगता है। तो लोहे में जंग लगना धीमी अभिक्रिया है या मंद अभिक्रिया है, दोनों में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। अग्र यानी आगे, पश्च यानी पीछे। अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये देखो, ये आगे जा रही है और ये पीछे आ रही है। मतलब इधर कुछ अभिकारक हम लिख लें, इधर कुछ अगर अभिकारक लिखते हैं और इधर कुछ उत्पाद लिखते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको बताऊं, तो हमने लिया बर्फ, बर्फ से बनता है जल ताप बढ़ाने पर, और जल को ठंडा करेंगे तो क्या बनता है, बर्फ। मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों तरफ चलती है। बर्फ से जल भी बनता है और जल से बर्फ भी बनता है। तो आगे भी जा सकती है अभिक्रिया और पीछे भी आ सकती है। तो आगे जा सकती है मतलब अग्र, पीछे आ सकती है मतलब पश्च। अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है। परमाणु के धन आयन में बदलने पर होने वाली अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। परमाणु के धन आयन में बदलने पर। अब देखो, ये मैंने आपको उपचयन का एक एग्जाम्पल बताया था, शायद आपको याद हो। मैंने लिया एक परमाणु, सोडियम का परमाणु लिया, और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 11 होता है, जिसको हम बांटते हैं 2 8 1 में। तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है परमाणु, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतने धनावेश आते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब 1 धनावेश आएगा यहाँ पर। तो ये Na+ आ गया मतलब धनावेश आ गया है। Na+ यानी धनावेश आ गया, तो परमाणु काय में बदल गया, धनायन में बदल गया। और इलेक्ट्रॉन का त्यागना यह कहलाता है उपचयन, या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण भी आप कह सकते हो। तो परमाणु का जब धनायन में परिवर्तन होता है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण, और ऋणायन में बदलता है तो उसको कहते हैं अपचयन या अवकरण। तो परमाणु धनायन में परिवर्तित हो रहा है और परमाणु धनायन में परिवर्तित हो रहा है तो उस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन अभिक्रिया या उपचयन कहलाती है, या ऑक्सीकरण भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करने को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है दो अभिकारकों को आपस में मिलाने पर, अवक्षेपण में हमने पढ़ा था कि जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं तो अविलेय पदार्थ बनता है, अविलेय लवण प्राप्त होता है। इस क्रिया को कहते हैं अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। दो अभिकारकों को या दो अभिकारकों के विलयनों को आपस में मिलाने पर, जैसे हमने लिया था एक NaCl और एक लिया था AgNO3। अब जब दोनों अभिकारक विलयनों को आपस में मिलाया था तब यहाँ पर AgCl के साथ क्रिया करके AgCl बनाता है और NaNO3 के साथ क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनाता है। तो इसका बनता है अवक्षेप। तो ये अभिक्रिया में NaCl विलयन और AgNO3 विलयन क्रिया करके AgCl का अवक्षेप बना रहे हैं। अविलेय पदार्थ है, अविलेय लवण है, ये लवण भी है इसलिए अविलेय लवण लिखा है, पदार्थ भी लिख सकते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया है। उसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पहला है मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम का जलना ये एक तीव्र अभिक्रिया है, जल्दी से जलता है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो जल्दी से जलता है, तो ये है तीव्र अभिक्रिया। तो ये इसका उत्तर होगा ग, तीव्र अभिक्रिया है, या ऐसा लिख सकते हैं। ये पहले का आंसर है। दूसरा है पृथ्वी के अंदर कोयले का बनना। पृथ्वी के अंदर कोयला एकदम से नहीं बनता, फास्ट मंद गति से बनता है। तो पृथ्वी के अंदर कोयले का बनना दूसरे का ये होगा, मंद अभिक्रिया है। तीसरा 1 लीटर में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो 1 लीटर में विलेय जो होता है विलेय पदार्थ, उसके मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, ये मोलरता की परिभाषा है। तो तीसरे का ये वाला होगा। चौथा है मीथेन का दहन। तो मीथेन का दहन, मीथेन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकलती है बाहर, तो इसका यही वाला सही है, ये है चौथे का। और फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी इसमें AgCl का उपयोग किया जाता है। ये प्रकाश सुग्राही होता है, प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है, और फोटोग्राफी जो है एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो पांचवे का जो है ये वाला सही। ठीक है, इस तरह से ये जोड़ियाँ हो गई आपकी। अब है एक शब्द में उत्तर देना। एक शब्द में उत्तर देने में पहला है गोबर गैस का बनना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो गोबर गैस का बनना एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण, जैसे पृथ्वी के अंदर कोयले का बनना हमने पढ़ा था, वो भी एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। गोबर गैस का बनना भी मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये मंद अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मंद रासायनिक अभिक्रिया का कोई उदाहरण लिखिए। तो मंद रासायनिक अभिक्रिया का कोई उदाहरण सीमेंट का जमना है, या गोबर गैस का बनना है, या फिर पृथ्वी के अंदर कोयले का बनना है। सीमेंट का जमना एकदम से नहीं जमता, या फिर गोबर गैस का बनना है, या फिर पृथ्वी के अंदर कोयले का बनना है। ये सारे उदाहरण मंद रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब अगला है उपचयन एवं अपचयन। अभिक्रिया साथ साथ चलती है तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको ऑक्सो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या इसका एक और नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने पढ़ा था इसके पहले रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो शब्द लिख सकते हो। उसके बाद है जब कोई धातु अपने आसपास की वायु आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तब यह क्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम संक्षारण कहते हैं, या लोहे पर जंग लगना। इसको आप छोड़ दीजिए, या तो आप लिखिए संक्षारण या लिखिए लोहे पर जंग लगना, क्योंकि संक्षारण की परिभाषा यही है कि जब कोई धातु अपने आसपास की वायु आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तब यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। तो इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। बहुत ध्यान से इन ऑब्जेक्टिव को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखिएगा, उससे आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, पेपर में आसानी से आप कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।